हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं डेली शाम को 5 बजे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की गणित पेडागोजी की क्लासेस। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो 6 होगा और यहीं तक आपके इतने ही टॉपिक दिए गए हैं जो कि आज हमारे पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, फिर भी केवल इतना ही नहीं पूछा जाता जितने आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं। इसके अलावा जो कुछ भी पूछा जाता है वो भी हम इसके बाद करेंगे ताकि आपकी पूरी मैथ पेडागोजी जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक 6 होगा और क्लास भी ये 6 होगी। 5 क्लासें हमने पढ़ ली हैं। जो भी यदि देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लें या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक दिया गया है वो क्या है? गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होती हैं गणित शिक्षण की नवीन विधियां और किस विधि का प्रयोग किस स्तर पर किया जाता है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि जो गणित है वो कैसे पढ़ाया जाए। शिक्षक जो होता है उसके सामने एक चुनौती होती है कि गणित को कैसे पढ़ाया जाए ताकि बच्चों को आसानी से समझ आए। ठीक है, तो इसके लिए जो शिक्षक होते हैं वो नवीन विधियों का प्रयोग करते हैं। अब वो विधियां कौन सी हैं जिनके माध्यम से गणित शिक्षण को आसान बनाया जाता है? तो वो विधियां हैं, जो इम्पोर्टेंट विधियां हैं जिससे प्रश्न बनते हैं वही विधियां आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होती है आपकी आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, समस्या समाधान विधि, अनुसंधान विधि। इसके अलावा भी कई विधियां होती हैं, जैसे होती है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो ये सभी विधियां जो हैं वो गणित शिक्षण के शिक्षण को आसान बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए कि जो आगमन विधि है, निगमन विधि है, थोड़ा नॉलेज तो सभी को होगा क्योंकि ये हर सब्जेक्ट में दी गई हैं। फिर भी हर सब्जेक्ट में इनका उपयोग अलग अलग होता है। जैसे हम कह दें कि हमारा जैसे हिंदी है तो हिंदी में आगमन विधि, निगमन विधि सारी पढ़नी होती हैं। इसी तरह से हमारे गणित शिक्षण में भी इनका प्रयोग होता है। जिसने भी हिंदी में आगमन निगमन पढ़ा होगा उनको पता होगा कि ये दोनों व्याकरण शिक्षण की विधियां होती हैं। किसकी? व्याकरण शिक्षण की। ठीक है, तो आइए अब हम एक एक करके सारी विधियों का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो गणित शिक्षण है इसमें विधियों का महत्व क्या है, क्यों इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर गणित होगा। ठीक है, तो गणित शिक्षण में शिक्षण विधियों का महत्व निम्न कारणों को स्पष्ट करता है। वो कारण कौन कौन से हैं? तो शिक्षण विधियां शिक्षण कार्य को निश्चित दिशा प्रदान करती हैं, मतलब एक दिशा देती हैं। क्या? शिक्षण विधियां किसमें? गणित शिक्षण में। नेक्स्ट है शिक्षण विधियां जो हैं वो विषय वस्तु को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करती हैं। नेक्स्ट है बालक व्यवहार की मतलब जो बालक के व्यवहार के वो 3 पक्ष होते हैं जो BS ब्लूम ने बताए हुए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। विकास हेतु प्रयास निश्चित करती हैं हमारी शिक्षण विधियां। ठीक है, तो इससे ऑप्शन बना करके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिक्षण विधियों का गणित शिक्षण में उपयोग होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे तो फिर आपको बताना होगा। ठीक है, शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है और छात्र का भी विश्वास बढ़ जाता है शिक्षण के प्रति। ठीक, नेक्स्ट है शिक्षण विधियां शिक्षण का एक साधन है। क्या है? शिक्षण विधियां शिक्षण का साधन होती हैं और इसी साधन के माध्यम से जो शिक्षक है वो शिक्षण कार्य को आसान बनाता है। ठीक, अब देख लेते हैं पहली हमारी जो विधि होती है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। क्या कहलाती है आगमन विधि और इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोई जटिल लैंग्वेज में यहाँ पर हम नहीं बताएंगे, बिल्कुल आसान सी भाषा में ताकि आपको बिल्कुल आसानी से याद रख सकें और आपके कोई भी क्वेश्चन जो आते हैं वो गलत ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल इसका एक सारांश देख लेते हैं कि इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल सारांश। ठीक है, तो आगमन विधि, आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में सर्वप्रथम शिक्षक क्या करता है? बालकों के सामने अनेक विशिष्ट उदाहरण, अब हम यहाँ उदाहरण भी लिख सकते थे लेकिन ये सभी को पता होना चाहिए कि जो उदाहरण होते हैं वो अपने आप में विशिष्ट होते हैं। कैसे? अपने आप में विशिष्ट होते हैं, अपने आप में स्थूल होते हैं। ठीक है, क्या? उदाहरण। तो सबसे पहले क्या होता है आगमन विधि में? जो शिक्षक होता है वो बालकों के सामने, आपको कभी भी केवल उदाहरण से नियम नहीं बोलना, आपको बोलना है विशिष्ट उदाहरण से सामान्य नियम की ओर। ठीक है, तो विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है, कई उदाहरण एक ही तरह के प्रस्तुत करता है और फिर छात्र जो होते हैं उन उदाहरणों पर अवलोकन करते हुए नियम पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपका क्या कौन सी बात क्लियर होती है यहाँ पर? तो इससे शिक्षण सूत्र, आप एक बार इसके शिक्षण सूत्र देखेंगे तो आपको सारा कुछ मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो उदाहरण से नियम की ओर। अब आपको बता दें कि सबसे पहले जो शिक्षक होता है वो क्या करता है? तो सबसे पहले शिक्षक एक ही प्रकार के विशिष्ट उदाहरण, मतलब कई उदाहरण छात्र के समक्ष रखता है और फिर उस उदाहरण के माध्यम से उसका कई प्रक्रियाओं में, मतलब इसके सोपान भी होते हैं तो वो भी आपको अभी बताएंगे, लेकिन उदाहरण पहले रखता है, इसके बाद नियम की ओर जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें जो
कौन सी विधि है जिसमें जो शिक्षक है वो उदाहरण से नियम की ओर जाता है, तो वो कौन सी विधि हो जाएगी हमारी आगमन विधि। ठीक है, अब आपको बता दिया कि उदाहरण जो है वो अपने आप में विशिष्ट होते हैं, अपने आप में स्थूल होते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, नियम कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं। ठीक है, और जो उदाहरण है वो अपने आप में स्थूल अर्थात कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो पहले स्थूल फिर सूक्ष्म, और ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब उदाहरण बालक को, मतलब शिक्षक जो है उदाहरण प्रस्तुत करता है जो ज्ञात होते हैं, और इससे जो नियम ज्ञात नहीं होता उसकी ओर जाते हैं, तो अज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, इसके अलावा एक होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। ठीक है, तो जो सूत्र है वो हमें दिखाई नहीं देता अर्थात नियम दिख नहीं रहा, मतलब अमूर्त हो गया, और उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत है अर्थात मूर्त हो गए। तो मूर्त से अमूर्त, उदाहरण से नियम। अब पूछा जाएगा कि आगमन विधि का निम्न में से कौन सा एक सोपान नहीं है, तो आपको इसे याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो हमारे आगमन विधि के प्रमुख सोपान होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि केवल उदाहरण प्रस्तुत कर दिए और उदाहरण प्रस्तुत करने से डायरेक्ट नियम का पता लग जाएगा, नहीं, इसके लिए आपको अनेक चरणों से होकर के गुजरना होता है। तो इसके सोपान होते हैं 4, आगमन विधि के 4 सोपान होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से सोपान हैं, तो सबसे पहला होता है विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। तो ये जो पहले 3 जो ये दिए गए हैं, ये इसमें छात्र प्लस शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं। कौन, छात्र प्लस शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं इन तीनों में। ठीक है, फिर जो लास्ट का होता है इसमें केवल बालक सक्रिय रहता है, केवल बालक। अब आपको बता दें कि ये तीसरा जो सामान्यीकरण दिया गया है, यहाँ पर नियम प्राप्त हो जाता है। फिर आप कहेंगे कि फिर परीक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ी जब नियम यहाँ पर प्राप्त हो गया, तो ये भी आपको बताएंगे। पहले देख लेते हैं सोपान। सबसे पहले विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करते हैं बालक के समक्ष, और यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करने से क्या होता है कि बालक को यहाँ पर मतलब जो क्वेश्चन उसको दिया जाता है उसका आंसर यहाँ पर उसको पता लग जाता है। ठीक है, फिर जब आंसर उसको पता लग जाता है तो वो अपने आप से उसका क्या कर लेता है, निरीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन करता है। ठीक है, फिर इसके बाद सामान्यीकरण, जिसे हम सूत्रीकरण भी कहते हैं या जनरलाइजेशन इसे कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद परीक्षण या सत्यापन होता है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम जैसे समझाएं, तो जैसे हमने कह दिया कि 5,000 रुपये हैं। ठीक है, 5,000 या 4,000 मान के चलिए, जैसे 4,000 रुपये हैं। ठीक है, का जैसे हमने कहा 4,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताइए। तो अब यहाँ पर बालक के समक्ष हमने ये क्वेश्चन रख दिया, ये क्या हो गया, एक उदाहरण मान के चलिए, उदाहरण हमने प्रस्तुत कर दिया उसके समक्ष। ठीक है, अब जो बालक है, जो शिक्षक है, वो छात्र को क्या बताएगा यहाँ पर कि पहले वर्ष का पहले ब्याज निकाल के बताएगा। पहले वर्ष का निकालेगा तो कहेगा कि जो 4,000 हैं इस पर 10% की दर से, और कितने वर्ष का निकालना, 3, तो पहले वर्ष का वो निकालेगा तो यहाँ आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष का निकाल के बताएगा, फिर आ जाएगा 400 रुपये, फिर तीसरे वर्ष का निकालेगा, फिर से आ जाएगा 400 रुपये। ठीक है, तो 3 वर्ष का निकाल दिया उसने, टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा यहाँ पर 1,200 रुपये। ठीक है, 1,200 रुपये हो गया, मतलब ये जो उदाहरण उसने प्रस्तुत किया था उसका ये यहाँ पर जो पहला जो हमारा सोपान है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट। इसके बाद निरीक्षण करेगा, निरीक्षण करेगा छात्र, मतलब छात्र जो है वो स्वयं क्रियाशील रहता है। अब छात्र यहाँ समझ जाएगा कि जो इतने मतलब हर बार क्यों निकालें, वो सोचेगा कि 3 वर्ष का है तो 1 वर्ष का निकाल के हम 3 से क्या कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से बालक क्या करेगा, निरीक्षण में जब 1,200 आ गया तो ऐसा ही निकालेगा और क्या कहेगा कि जो 400 रुपये हैं, 400 निकल रहा है 1 वर्ष का, सॉरी 4,000, तो इसको क्या करेगा 10% की दर से है। ठीक है, और यहाँ पर वो हर बार करना करके यहाँ पर 3 से गुणा कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से उसने क्या कर लिया, निरीक्षण कर लिया। अब सूत्रीकरण कैसे करेगा, तो सूत्रीकरण में फिर बालक यहाँ पर इसका नियम बना लेगा, मतलब ऐसा ही दिया गया है। ठीक है, 400 ये क्या है हमारा मूलधन, इसे पी से डिनोट करेगा, फिर ये दर होती है तो आर बटा में 100, और 3 वर्ष है तो यहाँ पर टी समय हो जाएगा। ठीक है, तो उसने ये सूत्रीकरण, मतलब यहाँ पर उसका नियम प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब इस सूत्रीकरण तक उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, नियम यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो विशिष्ट उदाहरण से नियम की ओर। अब परीक्षण क्या होता है, तो कभी भी अब जो शिक्षक है वो मतलब छात्र के सामने यदि कोई भी इसी तरह का अन्य प्रश्न देगा तो छात्र क्या करेगा, छात्र स्वयं उसको सॉल्व करेगा और फिर स्वयं से सत्यापन करेगा कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों के 4 सोपान अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और किस तरह से क्वेश्चन बनता है आपने ये भी समझ लिया होगा। अब देखते हैं गुण। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आगमन विधि का एक गुण नहीं है या फिर है। ठीक है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। अब कैसे मनोवैज्ञानिक विधि है, क्या कहलाती है मनोवैज्ञानिकता, तो जब हम बच्चे से क्वेश्चन करें या बच्चा हमसे क्वेश्चन करे या बच्चा शिक्षक से क्वेश्चन करे कि ऐसा क्यों है, कैसे है, तो इसका जवाब हमें मिल जाए यदि, तो वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ठीक है,
प्राप्त ज्ञान जो होता है वो अधिक स्पष्ट और स्थायी होता है। मतलब जो ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि बच्चा स्वयं सक्रिय है और स्वयं करके देख रहा है, इससे जो ज्ञान होता है वो लंबे समय तक बालक के दिमाग में रहता है। इस कारण से ज्ञान स्पष्ट और स्थायी होता है। नेक्स्ट, करके सीखने, मतलब बालक स्वयं कर रहा है कार्य, ठीक है, छात्र के साथ साथ शिक्षक और शिक्षक के साथ छात्र दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, तो सीखने पर आधारित है, करके सीखने पर, ठीक है। और प्राथमिक शिक्षण की सर्वोत्कृष्ट विधि है, मतलब प्राथमिक शिक्षण पर यह विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, ठीक है। अब इसके दोष यदि पूछ लें कि दोष कौन कौन से हैं, तो दोष में क्या हो जाएगा, समय और परिश्रम अधिक लगता है, क्योंकि यह लंबी मेथड हो जाती है, इस कारण से समय और परिश्रम लगता है। और बड़ी कक्षाओं के लिए उतनी ज़्यादा उपयोगी होती है, लेकिन ज़्यादा उपयोगी नहीं होती, क्योंकि जो पाठ्यक्रम होता है बड़ी कक्षाओं का वो अधिक होता है और उसको समय पर पूरा नहीं किया जा सकता, इस कारण से ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं होती है, ठीक है। तो आई होप आपको आगमन विधि अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब आपको निगमन विधि पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगमन विधि का उल्टा पूरा क्या हो जाएगा, हमारा निगमन। जैसे हमने कहा आगमन विधि में आपको क्वेश्चन बताते हैं, जैसे कह देंगे आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है, आपसे पूछ लिया कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है, सामान्य से नियम की ओर है, तो आपको बताना है कि इसके शिक्षण सूत्र क्या हैं। कह देंगे उदाहरण से नियम की ओर किस विधि में शिक्षण कार्य कराया जाता है, तो किस विधि में, आगमन विधि में, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब हम देख लेते हैं सेकंड जो हमारी होती है आगमन की विपरीत होती है निगमन विधि, और निगमन विधि को डिडक्टिव मेथड कहते हैं। और निगमन विधि में आपको कुछ रटना नहीं है। निगमन में यदि आपको याद नहीं रहता तो निगमन में क्या आ गया, नी आ गया, ठीक है। तो नी से क्या होता है हमारा नियम, और नियम से कहाँ जाते हैं, उदाहरण की तरफ। मतलब बालक को पहले नियम सूत्र बता दिया जाता है और फिर उस सूत्र के माध्यम से उदाहरण की ओर जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी जैसे कोई सूत्र बता दिया, जैसे हमने कह दिया कि वर्ग का क्षेत्रफल, किसी भी तरह का कोई भी सूत्र हो मैथ का, वो हम पहले प्रस्तुत कर देंगे, इसके बाद उस सूत्र में मान रख करके उदाहरण की ओर जाएंगे, अन्य उदाहरणों को देखेंगे। तो ये होती हमारी निगमन विधि। फिर भी देख लेते हैं निगमन विधि में शिक्षक सबसे पहले सामान्य नियम आपको बता दिया, आपको नियम नहीं बोलना, आपको बोलना है सामान्य नियम और विशिष्ट उदाहरण, ठीक है। तो सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण पर पहुंचता है। अब इसके शिक्षण सूत्र पूरे आगमन के उल्टे हो जाएंगे। आगमन विधि में क्या था, उदाहरण से नियम, यहाँ क्या है, नियम से उदाहरण। वहाँ क्या था, विशिष्ट से सामान्य, यहाँ है सामान्य से विशिष्ट। सूक्ष्म से स्थूल, अमूर्त से मूर्त और कठिन से सरल की ओर, ठीक है। कठिन मतलब सूत्र क्या होते हैं, कठिन होते हैं, और इसके बाद उदाहरण कैसे होते हैं, सरल होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अमूर्त से मूर्त की ओर जाते हैं, ठीक। अब इसके सोपान देख लेते हैं। निगमन विधि के भी कई प्रक्रियाएं मतलब होती हैं, इसके बाद उदाहरण पर पहुंचते हैं। तो नियम बोध, सबसे पहले नियम को समझेगा बालक, मतलब जो छात्र है वो नियम बताएगा बालक को, फिर नियम का स्पष्टीकरण करेगा, फिर नियम का परीक्षण करेगा और फिर उसका सत्यापन करता है, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ चुकी होगी। यदि पूछ ले निगमन विधि किस कक्षा के लिए उपयोगी है, तो उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए यह उपयोगी होती है, रटने पर जोर देती है, क्योंकि नियम रटता है बालक, ठीक है, तो रटने पर जोर देती है। और जो शिक्षण कार्य है वो बड़ी कक्षाओं में उपयोगी है, क्योंकि बड़ी कक्षाओं का सिलेबस ज़्यादा होता है और फिर इसमें समय जो होता है वो कम लगता है, क्योंकि नियम बता देते हैं और जल्दी से इसका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट विधि है विश्लेषण और संश्लेषण। तो ये दोनों भी विश्लेषण का उल्टा संश्लेषण होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जिस तरह से आगमन और निगमन है, उसी तरह विश्लेषण और संश्लेषण है। फिर भी हम देखते हैं विश्लेषण विधि एनालिटिक मेथड क्या कहलाती है, ठीक है। तो विश्लेषण का मतलब ही क्या होता है, अलग अलग भागों में तोड़ना, और संश्लेषण मतलब जोड़ना, ठीक है। तो जैसे कोई विषय वस्तु है, जैसे कोई नियम है, कोई सूत्र है मैथ का, ठीक है, तो उसको पहले वो पूरा मतलब कंप्लीट उसमें दिया रहता है, कंप्लीट वे में, और उसको फिर जब हम छोटे छोटे खंडों में बांट करके करते हैं तो वो होता है हमारा विश्लेषण, ठीक है। उसका विश्लेषण कर दिया, ठीक। अब इसके शिक्षण सूत्र पूछ लें कि विश्लेषण विधि में कौन से शिक्षण सूत्र उपयोगी है, तो अमूर्त से मूर्त की ओर, फिर कठिन से सरल की ओर और अज्ञात से ज्ञात की ओर इसमें जाते हैं, ठीक है। अब क्या होती है विश्लेषण विधि, इसके बारे में हम देखते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस स्तर के लिए ये उपयोगी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें विश्लेषण विधि का एक सारांश, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी याद करने की जरूरत ना पड़े। तो विश्लेषण विधि में क्या होता है, इस विधि में जो अध्यापक होता है वो प्रश्न में जो सिद्ध करना है, प्रश्न में हमें जो सिद्ध करना है उसे वहाँ से चल करके, मतलब जो सिद्ध करना है वहाँ से स्टार्ट करता है प्रोसेस, ठीक है। तो जो सिद्ध करना है वहाँ से चल करके ज्ञात तथ्य की ओर अग्रसर होते हैं, मतलब जो ज्ञात है उसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जो ज्ञात करना है वो कैसा है, अमूर्त है, ठीक है। तो इस तरह से अमूर्त से चल करके कहाँ जाता है, मूर्त की ओर जाता है, ठीक। अब देखते हैं इसका प्रयोग।
पूछा जाता है कि रेखागणित एवं ज्यामितीय के प्रश्नों को हल करने की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है। तो रेखागणित या ज्यामिति के प्रश्नों को यदि हल करना है तो सबसे उपयोगी विधि हमारी विश्लेषण विधि होती है। ठीक है, अंक गणित में यदि पूछ लें कि क्या अंक गणित में विश्लेषण विधि का उपयोग होता है, तो हाँ होता है, लेकिन कहाँ होता है, जहाँ पर बहुत ही कठिन शब्दों को हल करना हो। शब्द नहीं कहेंगे यहाँ पर, कठिन भाग को हल करना है तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। वैसा प्रयोग इसमें नहीं होता अंक गणित में विश्लेषण का। ठीक, अब जैसे इसके गुण पूछ लें कि गुण क्या है, एक बार इसका एक उदाहरण बताते हैं आपको, ताकि आपको पता लग जाए कि विश्लेषण विधि क्या होती है। जैसे हमने कह दिया कि A/B है, ठीक है, बराबर C/D है, मतलब ये हमें ज्ञात है, दिया है कि A/B बराबर C/D है, तो सिद्ध करो कि AC प्लस 4B² कह दिया। ठीक है, और इसके बटे में BC कह दिया, और बराबर मतलब ए इस तरह से आपको दे दिया, तो ये दिया गया है, मतलब हमारे पास क्या है, ज्ञात है, ये ज्ञात है। ठीक है, और हमें पहुंचना कहाँ है, अज्ञात की ओर। तो हम सॉल्व कहाँ से करेंगे, अज्ञात से करेंगे, AC प्लस 4B बटे BC। ठीक है, इस तरह से, और ये मान रखते हुए चलेंगे, तो ये क्या होता है हमारा, अज्ञात से ज्ञात की ओर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें अंत में यही मिलने वाला है, A/B बराबर C/D। तो ये होती है हमारी विश्लेषण विधि। ठीक है, अब इसके गुण आपको बताते हैं। तो शिक्षण की मनोवैज्ञानिक आपको बता दिया कि क्यों और क्या का उत्तर यदि मिलता है तो वो मनोवैज्ञानिक होती है, और विश्लेषण विधि में ये दोनों आंसर आपको मिलेंगे। इसमें बच्चा सक्रिय रहता है, इस कारण से जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। चिंतन शक्ति मतलब जो मानसिक विकास है वो विकसित यहाँ पर होता है, और बड़ी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसके दोष। तो दोष वही, समय और परिश्रम अधिक लगता है, और प्राथमिक स्तर के लिए अनुपयुक्त हो गई। जब बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है तो प्राथमिक के लिए अनुपयोगी होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो विधि है संश्लेषण विधि। तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। संश्लेषण का मतलब जोड़ना, मतलब अलग अलग भाग दिए होते हैं उनको जोड़ करके पढ़ाना। ठीक है, संश्लेषण होता है, और शिक्षण सूत्र जो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, अब देखते हैं एक होती है समस्या समाधान विधि। तो समस्या समाधान विधि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या होती है, ये इसके जनक यदि पूछ लें तो इसके जनक है सुकरात और सेंट थॉमस। ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं दिए होंगे, आपको केवल एक दिया रहा होगा, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन देखना है कि किस तरह का ऑप्शन है। ठीक है, यदि इसके सोपान पूछ लें तो सोपान आपने समस्या समाधान CDP में बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, तो सबसे पहले बालक समस्या की पहचान करता है, समस्या का विश्लेषण करता है, उपकल्पनाओं का निर्माण करता है, फिर हल ज्ञात करना और उत्तर की जांच या मूल्यांकन करना, ये इसके सोपान होते हैं। ठीक, अब गुण तो वही मनोवैज्ञानिक विधि होती है समस्या समाधान, क्योंकि बालक स्वयं कर रहा है तो बालक क्या होगा, सक्रिय रहेगा। करके सीखने के सिद्धांत मतलब स्वयं करता है, चिंतन शक्ति यहाँ भी प्रेरित होती है, और यह छोटी कक्षाओं के लिए अनुपयोगी, क्योंकि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती। समस्या समाधान छोटे कक्षाओं के बच्चों के मतलब इतना वो नहीं होता है कि वो समस्या समाधान कर सकें, सोच सकते हैं लेकिन समस्या समाधान नहीं कर सकते। ठीक है, छोटी मोटी समस्या भले ही सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। इतनी ही जो मेथड है आपकी गणित में वो इम्पोर्टेंट है, सो आपको बता दी। ठीक है, इसके अलावा एक होती है प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि क्या होती है, तो बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, मतलब करके सीखने पर आधारित होती है। बालक जो होता है वो अपना व्यक्तिगत निरीक्षण वहाँ पर कर सकता है। ठीक है, और जो प्रयोगशाला विधि का दोष होगा यह खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें उपकरणों की जरूरत पड़ती है और समय भी अधिक लगता है। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हमारा जो जितने भी आपके संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में टॉपिक दिए गए हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा अब आपको क्या पढ़ना है वो भी हम आपको कराएंगे कल से। ठीक है, जैसे आपका बेन हिले का ज्यामितीय चिंतन है, मतलब इन्होंने कितने स्तर बताए हुए हैं, उससे आपके 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा एल्पस थ्योरी है, ठीक है, इसको भी आपको करा देंगे। इसके बाद जो गणित होती है उसमें अन्य टर्म होते हैं, कुछ टर्म दिए गए हैं तो वो भी आपको कराएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है सेशन आज का। और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।